हेलो दोस्तों, आम लोगों की खास बातें के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनकी जिंदगी में हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता है। हमेशा मेहनत करते रहना ही इनका काम होता है। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर हार्डवर्क इतना ज्यादा होता है कि ऐसे लगता है कि इनकी जिंदगी का दूसरा नाम ही हार्डवर्क है। हमेशा मेहनत करते रहना, खुद को कामों के अंदर लगाए रखना, एक टास्क को कंप्लीट करके दूसरे टास्क में लग जाना और मेहनत और लगन के साथ में खुद को जिंदगी में बहुत ऊपर लेकर जाना। ऐसे ही लोग होते हैं कि जो इस समाज के दूसरे तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। और ऐसी एक पर्सनैलिटी से आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी जिंदगी के अंदर आपको मेहनत दिखेगी, लगन दिखेगी, बहादुरी और हिम्मत भी दिखेगी। एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जिसने बचपन ही से मेहनत मजदूरी की, अपने परिवार का सहारा बनने के लिए बचपन ही से पैसे कमाए, लेकिन शायद हमेशा अपने आप से यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, जिंदगी इसी का नाम है। बहुत कम उम्र के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन इन्होंने हो सकता है कि खुद से यही कहा होगा कि कोई बात नहीं, वालिद का इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं टूटूंगा नहीं। लोगों ने हो सकता है सोचा होगा कि अब इस बच्चे का क्या होगा, लेकिन इस बच्चे ने अपने आप को संभाल कर रखा। फिर कुछ ही साल गुजरे थे कि वालिदा का भी इंतकाल हो गया। लोगों ने सोचा होगा कि अब तो इस बच्चे का खेल खत्म हो गया, लेकिन शायद ये बच्चा अपने आप से उस वक्त भी यही कह रहा था कि मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं खुद को संभाल कर रखूंगा। माँ बाप के इंतकाल के बाद खूब मेहनत के साथ में पढ़ाई की और एक कामयाब डॉक्टर बनकर दिखाया। जब डॉक्टर बन गए तो फिर हो सकता है कि लोगों ने फिर से यही सोचा होगा कि अब तो इस बच्चे की किस्मत बदल गई, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। डॉक्टर बनने के कुछ ही सालों बाद एक भयानक एक्सीडेंट के अंदर इनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। लेकिन जब पैर फ्रैक्चर भी हो गए तो फिर उस वक्त भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये शायद अपने दिल में यही कह रहे थे कि मेरे सिर्फ पैर टूटे हैं, मेरा हौसला नहीं टूटा, मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर बताऊंगा। और इन्होंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा होकर बताया भी। फिर कुछ ही साल गुजरे थे, उम्र बढ़ती गई, हौसले बुलंद रहे, जवान रहे, जिस्म बूढ़ा होता चला गया, लेकिन हौसले अभी भी जवान ही थे। और फिर वही एक्सीडेंट जो कुछ साल पहले हुआ था दोबारा पलट कर इनकी जिंदगी के अंदर आता है और इनके एक पैर को फिर से फ्रैक्चर कर जाता है। लेकिन उस वक्त भी इनका हौसला नहीं टूटा। कुछ ही महीनों के अंदर ये अपने पैरों पर दोबारा खड़े होकर दिखाते हैं। आज की हमारी ये पर्सनैलिटी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी जिंदगी के अंदर आपको हमेशा हौसला नजर आएगा। चाहे कितने भी खतरनाक हालात आ जाए, उन तमाम हालातों का इन्होंने डटकर मुकाबला किया। एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जो एक ऐसे कामयाब डॉक्टर है, 40 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे डॉक्टर हैं कि अगर ये दवाखाने में ना मिले तो पेशेंट हफ्ता हफ्ता भर अपनी बीमारी को बर्दाश्त करते हैं इनके इंतजार में। ऐसी ये पर्सनैलिटी है जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, वेलकम कीजिए मेरे वालिद जनाब डॉक्टर शेख यासीन साहब का। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये जो मोटी मोटी कहानी मैंने आपको बताया, इस मोटी कहानी के पीछे और कितनी बारीक बारीक कहानियां छुपी हुई है। बात करेंगे आज इनकी जिंदगी के बारे में, इनके बचपन के बारे में, जवानी के बारे में, क्या क्या स्ट्रगल्स इनकी जिंदगी में थे, कैसे इन्होंने इन स्ट्रगल्स का सामना किया और क्या सबक हमको इनकी जिंदगी से सीखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इनसे और मालूम करते हैं इनकी जिंदगी के हालात के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो ये मालूम करना चाह रहा कि बचपन कैसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने आज़ादी के माहौल के अंदर आँख खोली और जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई तो आज़ादी को तकरीबन 13 साल हो चुके थे और उस वक्त के हालात से आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि हमारे मुल्क अज़ीज़ में गुर्बत बहुत थी और गुर्बत के साथ साथ ख़ास तौर पर मुसलमानों का बड़ा आज़माइशी दौर था और वो आज़माइशी दौर से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी गुज़रे हैं। लेकिन जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने हमको ये बात सिखाई थी कि ऐसे हालात में हिम्मत और हौसले से हम काम लें, हमने हौसले से काम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपन
का जो दौर भी जो गुज़रा है तो उसमें भी कई अदवार आए। कभी तो ऐसा दौर भी आया कि बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, खाने तक के लिए हमारे पास एक वक्त का खाना होता था। और कभी ऐसे भी हालात आए हैं कि मेरे वालिद मोहतरम नोटों का बिस्तर बिछा करके सोए, ये भी हालात देखने को आए हैं। बहरहाल ये उतार चढ़ाव आते रहे। मैंने इस बात को महसूस किया बचपन ही में कि मुझे तरक्की करना है और अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बचपन ही से इस पर गौर व फिक्र किया। जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि बचपन आपका कैसा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चौथी तक मुझे याद है कि बहुत अच्छे हालात थे, यानी जब मेरी उम्र 10 साल की हुई। लेकिन जैसे ही चौथी के बाद का दौर आया तो अचानक मेरे वालिद मरहूम, जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो काम करते थे उसमें बहुत ख़तरनाक लॉस हो गया। क्या काम करते थे? ये व्यापारी थे, एक आम व्यापारी थे। कभी कपास का व्यापार करते थे, कपास की ख़रीदी करना बेचना। लेकिन एक मशहूर काम इनका जो था वो इनको आज भी मरहूम शेख रसूल भाई बाल वाले कह के इनको पुकारा जाता है। बालों का एक कारोबार करते थे, दिल्ली और चाइना वगैरह तक की इनका माल जाया करता था। लेकिन अचानक उसमें गिरावट आ गई। उस वक्त चाइना वार हुई थी, तो चाइना वार की वजह से वो अचानक एकदम बिल्कुल गिरावट आ गई और रातों रात ये लखपति से कंगालपति बन गए। ये बड़ा अजीब दौर था उस वक्त। तो उस वक्त लेकिन चूँकि हमने अच्छे हालात देखे थे, अब घर भी चलाना, तो वालिद साहब ने उस वक्त बहुत शौक़ ले लिया था। इनको एक सदमा जैसा फिर उस वक्त हो गया, अचानक कंगाल हो गए। घर के हालात भी, हमारे पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, साथ में रहते थे। हमारे 2 चचा, मरहूम शेख अब्दुल रहीम साहब, मरहूम शेख बिस्मिल्लाह साहब। तो लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि घर चल सके। तो मुझे शौक़ था व्यापार का, क्योंकि व्यापारी का बच्चा था इसलिए शौक़ था व्यापार। तो उस वक्त तोस वगैरह मैं बेचा करता था। मोहल्ले मोहल्ले जाकर तोस बेचना, और उससे जो पैसे बचते थे उसमें फिर अपनी किताबें वगैरह ख़रीदना। कभी मुर्गियों का व्यापार करना, मुर्गियाँ ख़रीद के लाना और उसको जो है तो उससे जो अंडे वगैरह निकलते थे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही में करता रहा। उसके बाद में जो दौर आए, 8 क्लास में ज्यों त्यों करके मैं पहुंचा, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो सदमे को हमारे वालिद मरहूम बर्दाश्त नहीं कर सके और 8 क्लास में उनका इंतकाल हो गया। बहुत ही नेक इंसान थे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत लेकिन हौसला देकर गए, हमेशा नसीहत करते रहते थे अच्छे कामों की। और मेरी वालिदा का बड़ा उनको ज़बरदस्त सपोर्ट रहा करता था। बहरहाल उनके इंतकाल के बाद लेकिन चचाओं ने बहुत ही शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ मेरी परवरिश की। और मेरी वालिदा की हमेशा दुआएं रहती थी कि बेटा तुम एक दिन डॉक्टर बनोगे। और हमेशा दीनी नुक्ता नज़र से वो मेरी तरबियत करना चाहते थे। गो कि उनके पास इल्म कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भला की तड़प उनके अंदर थी। वो जो तड़प उनके अंदर थी, तो मैं समझता हूँ उसी तड़प का नतीजा था कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उनकी दुआओं का नतीजा है। मेरी तरबियत और मेरी परवरिश के साथ साथ मेरी एक छोटी बहन थी, आयशा जिसका नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालिदा बहुत ही शफ़क़त से हमारा ख्याल रखती थी। वो कि वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बहरहाल वो दुआएं हमेशा देती थी। आज हम दोनों भाई बहनों की जो तरक्की है वो हमारी अपनी बिरादरी में वो वाकई एक मिसाल है कि एक ऐसे घर से जहाँ पे इल्म की कमी, पैसे की कमी
लेकिन वहाँ से भी ऐसे और इस तरह से तरक्की हो सकती है। वो लोग जो यतीम हैं, सिवाय चचाओं के और कोई सहारा नहीं है, वो भी आगे तरक्की कर सकते हैं। ये एक मिसाल अपने आप में है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 क्लास के बाद में फिर 12वीं में जब मैं आया तो 12वीं क्लास में भी मेरी वालिदा मरहूमा का भी इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद मैं चूँकि अंजुमन जूनियर कॉलेज खामगांव, वहाँ पर मैं जूनियर कॉलेज यानी 12वीं में था। वो उनके इंतकाल के बाद में भी ऐसा लगता था कि अब शायद पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे चचाओं की भी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने घर में एक वक्त का खा करके और एक वक्त फाका करके मेरी जो है तो परवरिश की और मेरी तालीम को जारी रखा। एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर बनने के बजाय मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए भिवंडी के शाद आदम टेक्निकल कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा था। ठीक है, तकदीर पर भी इंसान का भरोसा होना चाहिए और तकदीर पे भरोसा रहा और अल्लाह तबारक तआला से अच्छी उम्मीद अगर रही तो यकीनन इंसान अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखे तो अल्लाह तबारक तआला वैसे इंसान के हक़ में फ़ैसले भी फरमाता है। शाद आदम टेक्निकल कॉलेज में मैंने देखा कि बरहानपुर में यूनानी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और चूँकि पूरी फैमिली की ख्वाहिश थी, मेरी वालिदा मरहूमा की दुआएं भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने वहाँ पर जैसे ही अप्लाई किया तो इत्तेफाक से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। तो मैं थोड़ा सा बीच में रोक के, जी, आपको क्या बनना था? ये तो ठीक है, आपके वालिदा ने कह दिया था कि डॉक्टर बनना, और घर वालों की भी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बन जाना चाहिए। जी, आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, उस वक्त जो हालात थे, काउंसलिंग बहुत कम नहीं के बराबर होती थी, समझाया नहीं जाता था। बस ये कि साहब आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है, तो अच्छा परसेंटेज बनाकर आपका जहाँ पर भी एडमिशन होता वहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिए। हालांकि मैं 10th में गोल्ड मेडलिस्ट था। मुझे 10 ज़करिया गाड़िया उर्दू हाई स्कूल, जिसको पहले रब्बानी हाई स्कूल कहा जाता था, मैंने वहाँ से मैट्रिक किया और हमारे अपने मलकापुर में सिर्फ मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सकते थे। तो 10वीं में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास आया था और क्लास में मैं टॉप रहा था, तो मुझे खुशी में वहाँ से गोल्ड मेडल मुझे दिया गया था। फिर जब मैं 12 किया तो 12 में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी मुझे सिल्वर मेडल जो है तो दिया गया था और इस तरह से तालीम में दिलचस्पी थी। बहरहाल ख्वाब तो था कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि पहले ये बात मशहूर थी कि लाखों रुपए खर्च होता है डॉक्टर के लिए, तो थोड़ा हिम्मत हार दिए थे। लेकिन बाद में फिर जैसे ही वहाँ पर शाद आदम में एडमिशन हुआ तो वो भी बड़ा अजीब मामला है। उस वक्त की तालीम का जिक्र अगर मैं करूँ तो आपको पता चलेगा साहब, जिस कॉलेज में मैं पढ़ने के लिए गया था मुझे वहाँ के टीचर्स को पढ़ाना पड़ता था। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है ये। मैं चूँकि मैथ का स्टूडेंट था और वहाँ जो एडमिशन होते आफ्टर मैट्रिक 10 के बाद में एडमिशन होते थे, तो 10 के बाद का ही पूरा कोर्स वहाँ पे पढ़ाया जाता था। यूपी और बिहार के टीचर हुआ करते थे, वो इतना ज़्यादा क्वालिफाई नहीं थे और थे भी तो वो मैथ जो अंदाज में मैं पढ़ाता था वो नहीं पढ़ा पाते थे। तो मैंने उस वक्त मैथ वहाँ पर फिर उस स्कूल में, उस कॉलेज में, टेक्निकल कॉलेज में फिर मैथ पढ़ाया। तो वहाँ पर भी मतलब पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना भी, पढ़ाई के साथ मैंने पढ़ाया भी, लेकिन कोई मुआवजा वगैरह नहीं के लिए, बल्कि यूँ ही मैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता रहा। फिर उसके बाद भी जैसे ही मेरा इंटरव्यू वहाँ पर हुआ यूनानी मेडिकल कॉलेज, सैफिया, हमीदिया
यूनानी तिबिया कॉलेज उसका नाम है, बरहानपुर, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। तो वो एडमिशन भी बड़ा अजीब अंदाज में हुआ। देखिए उस वक्त जब मेरा एडमिशन हुआ तो सिर्फ 5,000 रुपये डोनेशन लिया जाता था। 1980 की बात कर रहा हूँ मैं, 79 में मेरा एडमिशन हुआ। तो 5,000 रुपये डोनेशन लिया जाता था। अब चूँकि डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी तो मैंने वहाँ पर इंटरव्यू में वहाँ उनको ज़ुबान दे दिया था कि मैं इंशाल्लाह 5,000 रुपये आपको डोनेशन दूंगा। जबकि घर की ये हालत थी कि जब मैं वहाँ से 5,000 रुपये उनको ज़ुबान देकर आया, वादा करके आया, तो घर पर आने के बाद में जब मैंने कहा, हमारी दादी मरहुमा भी थी, चचा वगैरह सब बैठे परेशान हो गए कि 5,000 कहाँ से देंगे, घर में तो एक वक्त का खाना भी नहीं रहता था। तो दादी ने कहा कि मेरे कान की बालियाँ हैं, ये ले लो। और उस वक्त 2 बकरियाँ थी। वो बकरियाँ और बालियाँ बेचने के बाद बहुत मुश्किल से 3,000 रुपये जमा हुए। अब 3,000 जमा हुए तो हमने कहा कि अब क्या किया जाए। तो अल्लाह तबारक ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, मरहूम काजी मोइनुद्दीन कैसर साहब, इन्होंने उस वक्त मेरा बड़ा सपोर्ट किया। ये काजी मोइनुद्दीन कैसर साहब जो है तो मलकापुर की एक मशहूर पर्सनैलिटी गुजरे हैं और 2 या 3 साल पहले इनका इंतकाल हो चुका है। और अभी जो जितने कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात की गई है, चाहे वो मेरे वालिद के जो दादी थे, चाहे उनकी बात हो या फिर इनके दोनों चचाओं की बात की जाए, अब ये इनका सभी का इंतकाल हो गया। तो मैंने खुद और हम सब भाइयों ने भी हमारे दादा और दादी को नहीं देखा, लेकिन बाकी जितने कैरेक्टर्स इसके अंदर अभी जो बात की गई उन सब से मैं मिल चुका हूँ। हर किसी को मैंने देखा। मेरे वालिद के जो चचा जिनकी बात अभी इन्होंने की, अब्दुल रहीम मंसूरी साहब, वो मेरे नाना भी थे। और शेख बिस्मिल्लाह साहब, तो ये भी हमारे नाना भी है और दादा भी हैं। तो इनका भी इंतकाल हुआ। तो इन तमाम कैरेक्टर्स से मैं खुद मिल चुका हूँ और मैं खुद भी इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं जी। तो पढ़ाई के बारे में अब उस बात को वापस लेकर आएंगे। अभी पढ़ाई का तो मतलब पहले से शौक था ही, मतलब पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन में जो काम किए थे, तो जैसे तोश बेचे जी, या फिर मुर्गियों का कारोबार किया, तो होटल भी चलाए कभी? होटल मैंने नहीं चलाई, लेकिन 10वीं के बाद जैसे कि मैंने कहा कि हमारे मरहूम चचा शेख अब्दुल रहीम साहब कंडक्टर थे, बीच में वो सर्विस से डिसमिस हो गए थे किसी वजह से। तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि अगर हम काम ना करें तो खा भी नहीं सकते थे। तो वो जो होटल उन्होंने शुरू किया था, उनके ताल्लुकात के जो लोग थे, तो उस होटल में हमने जो काम आता था वो हमने किया। अब एक सुनने जैसी बात है, एक मरतबा दोपहर में एक ग्राहक आया, उन्होंने कहा कि साहब मुझे अंडा फ्राई दीजिए आप। तो उनको जो अंडा फ्राई मैंने करके दिया, वो उसमें अंडा फ्राई में उन्होंने प्याज रहती है और थोड़ी सी मिर्च मसाला रहता है, मैंने उसमें उनको अदरक लहसुन वगैरह सब मिला करके दे दिया। अब उन्होंने भी शौक़ से खाया। अब बाद में उन्होंने कहा कि बेटा तुमने मुझे क्या बना कर दिए थे, तो अंडा खिचड़ी बना के दी आपने। ये उन्होंने कहा। बहरहाल ये, लेकिन चूँकि काम करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी शर्म महसूस नहीं की। होटल में ज़रूरत महसूस हुई तो बर्तन तक हमने धोया है, ज़रूरत महसूस हुई तो कभी काउंटर पे भी हम बैठे हैं पैसे वसूली के लिए, और जहाँ ज़रूरत पेश आई तो मेरे वालिद मरहूम का एक खेत था, उस खेत में भी हमने काम किया। लेकिन किसी भी काम को करने में मैं कभी नहीं शर्मा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही आदत है मेरी। तो ये इस आदत का मुझे जो फ़ायदा पहुंच रहा है, इंशाल्लाह क़यामत तक आने वाले लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचते रहेगा। तो ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप चाहे कैसे भी परिवार से आए। अब जैसे मेरे वालिद ने भी बताया कि एक ज़माना वैसा भी था कि मेरे जो दादा थे तो वो बिस्तर पर पैसे बिछाकर सोया करते थे, लेकिन ऐसे परिवार से आने के बाद में भी किसी भी तरह के काम करने में ये कभी शर्माए नहीं, झिझके नहीं।
कि नहीं मैं एक बड़े घराने का आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नौजवान हूँ, लोग देखकर हंसेंगे। तो काम करने में शर्माना नहीं चाहिए इंसान ने, चाहे उसको कैसा भी काम करना पड़े। तो ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। और हो सकता है कि तरक्की का भी यही राज है कि हमारे सामने जो भी काम है हम वो कर ले। तो डॉक्टर बनने की बात पर आते फिर वापस से। देखिए, डॉक्टर तो बहरहाल नसीब में लिखा था, इसलिए मैं डॉक्टर बन गया। लेकिन ये जो पढ़ाई का पीरियड रहा वो भी बड़ा मुश्किल था। जैसा मैंने कहा कि एडमिशन होना ही मुश्किल था। 5,000 का वादा किया था, लेकिन 3,000 पास में थे। तो जैसा मैंने कहा, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मरहूम काजी मोइनुद्दीन कैसर साहब की, उन्होंने वहाँ जाकर के जो मैनेजमेंट था उससे बात की और उनसे कहा कि भाई ये बच्चा गरीब है और ये सिर्फ 3,000 रुपये दे सकता है। तो उन्होंने वो 3,000 रुपये लेकर मेरा एडमिशन उस वक्त कर लिए। लेकिन एडमिशन के बाद चूँकि हालात मुझे मालूम थे मेरे घर के, खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं रहती है घर में, तो मैंने उस वक्त तय किया कि मैं किसी डॉक्टर के अंडर में काम करूँगा। तो फर्स्ट ईयर में खूब मेहनत करके स्टडी करके एक हमारे सीनियर डॉक्टर साखरे साहब थे, उनके पास मैं जाया करता था और उनसे मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब, उस वक्त चलन था ये कि आप मुझे जो है तो जल्द से जल्द इंजेक्शन देना सिखा दीजिए और कुछ बीमारियों के बारे में जो उस वक्त चलती थी, जनरल बीमारियाँ, उसके बारे में मैंने उनसे सीखा भी, इलाज सीखा, उसका डायग्नोसिस सीखा और उनसे कहा कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मैं जल्द से जल्द दवाखाना शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है। उन्होंने मुझे सिखाया भी। सिखाने के बाद में जस्ट सेकंड ईयर में मैंने एक देहात में अपना दवाखाना शुरू कर दिया था। तो हमको अगर रोज़ाना 20 रुपये भी अगर मिल जाते दवाखाने में तो हम बहुत खुश होते थे। मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर सैयद वसीम साहब पातुर वाले, उन्होंने और मैंने दोनों ने साथ में शुरू किए। क्योंकि स्टडी भी करना रहता था तो एक दिन वो जाया करते थे और एक दिन मैं स्टडी किया करता था। ये मतलब 81 की बात है शायद। हाँ, ये 81 की बात है। तो फिर एक दिन मैं दवाखाने में जाया करता था, एक दिन वो स्टडी किया करते थे। वो भी एक गरीब घर से थे और मैं भी एक गरीब घराने से था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देहात में तकरीबन 3 साल तक वहाँ पर दवाखाना चलता रहा। इसी दौरान में घर से लेकिन माली मदद बराबर मुझे मिलती रही। तकरीबन उस वक्त 600 रुपये महीना खर्च हुआ करता था। तो इस दौरान में मुझे एक सोसाइटी ने भी बड़ी हेल्प की, क्योंकि अंजुमन जूनियर कॉलेज से मैंने जूनियर कॉलेज 12 किया था। तो वहाँ पर विदर्भ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी हुआ करती थी। उस सोसाइटी ने मेरी साल भर की फ़ीस जो 600 रुपये हुआ करती थी, वो फ़ीस की जिम्मेदारी पूरी ले ली थी और हर साल वो मुझे 600 रुपये फ़ीस के दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि वो फ़ीस को मैंने कर्ज समझा था और कर्ज समझ के वापस फिर उसकी अदायगी मैंने कर दी। तो हमारे जो उस्ताद उस वक्त थे मरहूम असगर अली साहब, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि बेटा आप एक वाहिद ऐसे शख्स है जिन्होंने ये रकम वापस की है। लेकिन मेरा मिजाज था कि अगर किसी से कुछ लिया जाए तो उसको वापस भी दिया जाए, और मैंने इसलिए भी वापस दिया था ताकि दूसरे गरीब बच्चे भी उस सोसाइटी से फ़ायदा उठा सके। और मैंने उनसे कहा था कि अगर आप चाहें तो और दीगर कामों में मुझसे मदद ले सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गुर्बत मैंने देखी, तालीम के दौरान में जो मुश्किलात आती है उसका मुझे एहसास था है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं ऐसे गरीब बच्चों को ढूंढ करके और जो भी मेरे बस में रहा तो मैं उनका माली ताउन करने की कोशिश करते रहता हूँ। ये दीगर जो सोसाइटियों जिसका ज़िक्र मैंने किया, मरहूम कैसर साहब को मैंने ज़िक्र किया, अल्लाह ताला इन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, इनकी वजह से मुझे जो है तो बड़ा गाइडेंस मिला है। डॉक्टर जब बन रहे थे तो वो जो पढ़ाई थी इस वक्त की, तो वो मतलब कैसी लगती थी? मुश्किल लगती थी कि मतलब आसान थी? हाँ, डॉक्टरी में तो देखिए कि ये ज़रा अफसोसनाक सूरत है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ हमारे तलबा में मायूसी जैसी आ सकती है, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं यहाँ जो हमको प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाता था तो वो नहीं के बराबर।
बहुत सारी चीज़ें थी कि बम्बई वगैरह से जो तलबा पढ़कर आते थे वो हमें देखकर थोड़ा सा हंसा करते थे कि भाई इनको कुछ समझ में नहीं आता, मालूम नहीं है इनको कुछ। उसकी वजह ये थी कि हमारे अपने स्कूलों में ख़ासतौर पर साइंस के जो प्रैक्टिकल वगैरह है वो सारे सब करवाना चाहिए, तो ये कमी महसूस होती थी। लेकिन हमने खूब मेहनत की और मेहनत करने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि पूरे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शेख यासीन वो टॉप रहा। हाँ, जो 4th ईयर था तो 4th ईयर में मैंने जो बम्बई के जो स्टूडेंट थे और दीगर जो मकामात के स्टूडेंट थे तो मैंने कहा कि ये लोग हमको देहाती समझते हैं, छोटे शहर का समझते हैं, तो हम वो रात दिन स्टडी करते थे, हमने भी रात दिन स्टडी कर कर और फिर ये कि इतना पीछा पकड़ लिए कि 4th ईयर में आने के बाद मैं कॉलेज में टॉप पोजीशन मेरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल इसमें हमारे लिए सबक यही है कि इंसान अगर मेहनत करे तो वो कामयाब हो सकता है। ये जो स्टूडेंट लाइफ का पीरियड रहा तो हमारे मरहूम चचा शेख अब्दुल रहीम साहब ये हमेशा मुझे इस बात की ताकीद करते थे, बेटा कॉलेज में कोई मोटरसाइकिल पर आएगा। उस वक्त मोटरसाइकिल कम थी लेकिन बहरहाल थी, रईस लोगों के पास मोटरसाइकिल्स वगैरह थी उस वक्त, कोई साइकिल पर आएगा। और मेरी हालत ये थी कि मैं मेरे चचा के उतारे हुए कपड़े पहनकर जाया करता था, ये हालत थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा बेटा कभी शर्मना नहीं और एहसास कमतरी में कभी मुब्तला नहीं होना। तो ये जो उनकी नसीहत थी वो मुझे आज भी याद है और उनकी इस नसीहत पर मैं आज भी अमल करता हूँ कि सब चाहे वक्त का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना मेरे सामने आ जाए, लेकिन मैं जो है तो जिस बात को सच समझता हूँ उस पर डट जाता हूँ। और यही वजह है कि कुछ लोग मुझसे इसलिए नाराज़ है कि साहब ये जो कह देते हैं बस वही करते हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ये अपनी ही चलाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से जो है तो मेरे मुतालिक समझते हैं, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि मैं जिस बात को हक समझता हूँ मैं उस पर जम जाता हूँ। और ये आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्टर के बाद में फिर कैसे हालात पैदा हुए और उस वक्त भी लोगों ने क्या मेरे ताल्लुक़ से गलत तस्वुर किया था। तो उस वक्त कॉलेजेस के अंदर रैगिंग होती थी क्या? हाँ, रैगिंग होती थी, हुई थी रैगिंग भी हुई थी उस वक्त। अब वो बताने में कोई हरकत नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बचपन से जो मेरा दीनी मिजाज था, क्योंकि पूरा घर जो है वो जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता था और चचाओं ने तरबियत भी ऐसी की थी कि बेटा सातिर लिबास में हमेशा रहना, बाअखलाक तरीके से लोगों से पेश आना। जब एडमिशन हुआ तो उसके बाद रैगिंग हुई सबकी, हमारा भी नंबर आया वहाँ पर। नंबर आने के बाद हमने कहा साहब, अब वो कपड़े वगैरह भी उतारे जाते थे क्योंकि पूरा नंगा तो नहीं किया जाता था, लेकिन हमने कहा साहब शर्ट वगैरह उतारने के हद तक तो ठीक है, पैंट नहीं उतारूँगा मैं, और ये हमारे दीन और अखलाक के ख़िलाफ़ है। तो एक साहब वैसे ही खड़े रह के एकदम बोले मुँह जोरी करता है, खड़े रह गए। तो मैंने सिर्फ देख लिया उनको ऐसा, तो वो डर के मारे पीछे हट गए, एकदम वो डर गए। मैं कहा साहब आप अखलाकी हुदूद में रहते हुए जो भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा उसको। तो वो उनको इत्तेफाक से बनियान वगैरह पर ब्लड के ऐसे दाग नजर आए। बोले ये क्या है? मैंने कहा साहब वो हम खेत में काम करते हैं और खेत में काम करने के नतीजे में वो जो केली के घड़ वगैरह उठाते हैं तो उसके दाग जो ऐसे पड़ जाते हैं जैसे ब्लड है उसके ऊपर। उन्होंने कहा आप खेत में काम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ साहब खेत में भी काम करते हैं, तो मजबूरी है हमारी खेत में काम करना। तो वो सब लोग जो वहाँ पे मेरे सीनियर थे वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि आप जाओ। उसी वक्त उन्होंने भेज दिया। फिर हम लोग उस वक्त मेरा तबलीग जमात से भी ताल्लुक़ रहा। तबलीग जमात के लिए हफ्ते में एक मरतबा गश्त किया करते थे, तालीम होती थी वहाँ, तालीम भी किया करते थे, लेकिन बहरहाल वो इत्मीनान नहीं होता था। लेकिन
ये बात सीनियर्स की भी समझ में आ गई थी कि ये एक दीनदार बच्चा है और इससे हमको, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप इसके बाद रैगिंग में आप नहीं आना, वो हमको उस वक्त से छुट्टी मिल गई थी। और क्या परेशानियाँ थी डॉक्टर बनने के टाइम पर? कॉलेज के अंदर कोई ऐसे एक दो वाक्य? नहीं, कॉलेज में तो हमेशा के लिए याद रहेगा जो? नहीं, कॉलेज में तो देखिए वैसे तो कोई ख़ास ऐसा मसला पेश नहीं आया, लेकिन बहरहाल मुझे फर्स्ट ईयर में ही नई ज़िंदगी मिली है। अच्छा। हम लोग चूँकि 6 महीने हुए थे एडमिशन को, एग्ज़ाम 6 महीने बाद डिक्लेयर हो गया था। अच्छा। हमारी तैयारी कुछ नहीं थी। हम उस वक्त यूनिवर्सिटी में एक वफद लेकर गए थे, सागर यूनिवर्सिटी थी। कहाँ पर है? ये एमपी में भोपाल से तकरीबन 5 घंटे का रन है। अच्छा। सागर करके एक इलाका है, वहाँ पर सागर यूनिवर्सिटी नाम से। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो मुझे तैरने का शौक़ था। हम जब पहुँचे तो भोपाल ऐसा बिल्कुल 2 तालाबों ने घेर रखा है, उसको बीच में भोपाल है। अच्छा। तो वहाँ के दोस्तों ने कहा कि चलो घूमने जाएंगे। गए वहाँ तो तालाब में फिर शौकिया सब तो नहाने लगे। इत्तेफाक से मैंने भी छलांग लगा दी और तैरना आता था, इसलिए मैं ज़रा दूर तक निकल गया। लेकिन दूर जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ, अब वापस लौटना मुश्किल है। लेकिन वहीं पर यह एहसास पैदा हुआ कि अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मैं मर जाऊँगा यहाँ पर। बस मैंने पूरी हिम्मत जोड़कर फिर वहाँ से वापस में निकला और अल्हम्दुलिल्लाह फिर किनारे पर लग गया। अल्लाह ताला को कुछ काम लेना था तो अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ पर रहनुमाई भी की, मदद की और मैं तैरते हुए वापस जो है तो फिर किनारे पर आ गया। तो वो जो यूनिवर्सिटी गए थे, ट्रेन से गए थे ना? बाय ट्रेन गए थे। क्या हुआ था उसके अंदर? हाँ, ट्रेन में वहाँ पर तो चूँकि स्टूडेंट थे, वो बहुत सारे स्टूडेंट जाया करते थे, लेकिन टिकट किसी के पास नहीं रहता था। हम भी बगैर टिकट ही थे। तो अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि टीसी आ गया वहाँ। तो टीसी आने के बाद में फिर वो सबसे पूछ रहा था, लेकिन अब हमसे तो कुछ पूछा नहीं उसने। लेकिन मैं सोच के रखा था कि अगर ये जैसे ही पूछेगा तो मैं वहीं पर फिर लुढ़क जाऊँगा। बहरहाल वो, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं। कोई अच्छा। ख़ास बात आपको पता है क्या? ऐसा सुनने में आया था 17-18 कुछ किलोमीटर चलना पड़ा था एक बार तब। हाँ, वो भी है, उसमें बराबर है, याद आ गया वो। देखिए, बीना एक स्टेशन आता है, बीना। तो वो बीना स्टेशन से ले कर के तो भोपाल तक हमको तकरीबन 18 किलोमीटर रात में 10 बजे से लेकर तो 2 बजे तक तकरीबन पैदल चलना पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन पूरा बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे उस वक्त जो पहाड़ी डाकू हुआ करते ना, तो बस मंजर ऐसे ही लग रहा था, सब पहाड़ी डाकू चल रहे हैं। तो क्यों चलना पड़ा था ये? एक तो पैसे नहीं थे पास में, दूसरे ये कि जो टीसी था उसने धोखा किया था हमारे साथ। जो माल ट्रेन में बैठ के हम गए थे, तो उसने कहा कि भाई वो देखो बीना वो नज़र आ रहा है, आप अभी पहुंच जाते वहाँ पर। लेकिन जब हम चलना शुरू किए तो पता चला कि वो बीना नहीं बल्कि कोई और है। फिर वहाँ से हम चलते रहे इस तरह से। वो रहल वो अल्लाह ताला ने उस वक्त भी बचाया। तो कितने 18 किलोमीटर? 18 किलोमीटर पैदल चलते रहे, पैरों में छाले आ गए थे बहुत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र भी हमारा कामयाब रहा। कुछ भी हो सकता था उस वक्त। तो क्योंकि वो तो टाइम ही ऐसा था, झगड़े वगैरह होते रहते थे उस टाइम पर, तो हालात अच्छे नहीं थे उस टाइम पर। हाँ, 81 में। तो फिर डॉक्टर बन गए जी। उसके बाद फिर मलकापुर में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे, बाहर कहीं थे? सबसे पहले तो डॉक्टर जब मैं बना तो मैंने रजिस्ट्रेशन का भी इंतज़ार नहीं किया। अच्छा। उसकी वजह यही थी कि चूँकि गरीबी से हम निकले थे
और उम्मीद थी कि अब यहाँ से इंशाल्लाह कुछ तरक्की होगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था मैंने 84 में, और मेरा रजिस्ट्रेशन भी जैसे ही दवाखाना शुरू हुआ, बाद में आ गया था रजिस्ट्रेशन। मेरी ख्वाहिश थी कि किसी अच्छे डॉक्टर के हाथों अपने दवाखाने का इफ्तिताह कराऊं। तो छोटा बाज़ार में सबसे पहले मैंने वहाँ शुरू किया, और मेरे दवाखाने का इफ्तिताह पहले से ही मिजाज ऐसा बना हुआ है कि हर काम किसी अल्लाह वाले से करवाया जाए, यानी जो खुदा तरस हो और कौम मिल्लत का हमदर्द हो, ऐसे ही लोगों से मेरे ताल्लुकात भी रहे हैं। और दरमियान में वो लोग जो दिखावे की खुदा तरसी जिनमें थी, तो वो दरमियान में छट्टे गए। तो जिस वक्त दवाखाने का इफ्तिताह करना तय किया, तो डॉक्टर अकबर अली साहब यहाँ पर हुआ करते थे। हमारे अपने मलकापुर में नहीं, पूरे ज़िले में नहीं, बल्कि पूरी स्टेट में, पूरी रियासत में वो मशहूर थे, डॉक्टर अकबर अली। बोहरा समाज से उनका ताल्लुक़ था। लेकिन जब उन्होंने इफ्तिताह किया तो बड़ी प्यारी दुआ उन्होंने की थी, और तबारकल्लज़ी पढ़कर उन्होंने मेरे दवाखाने का इफ्तिताह किया था छोटा बाज़ार में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन क्योंकि 84 में दवाखाना शुरू किया और 87 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट भी मैं यूनानी मेडिसिन वहाँ से लाता था। एक्सीडेंट के बारे में करेंगे बात अभी। जी। तो बहरहाल दवाखाना चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त सिर्फ 5 रुपये मैं लिया करता था, और चलन नहीं था उस वक्त। उस वक्त के जो मशहूर डॉक्टर्स थे, डॉक्टर गर्गे साहब, डॉक्टर काबरा, फिर डॉक्टर अकबर अली साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ ही सालों में उनके साथ फिर मेरा भी नाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में गर्दिश करने लगा। इस तरह से तकरीबन 2-3 साल हो गए। तो एक्सीडेंट की जो बात करें अभी, जी, तो वो कैसे हुआ था? पहला जो एक्सीडेंट हुआ? हाँ, पहला जो एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त देखिए कि मैं चूँकि 3 साल पहले ही बरहानपुर से फारिग हुआ था, तो यूनानी मेडिसिन मैं बरहानपुर से परचेज़ किया करता था। मुझे पहले से ही यूनानी प्रैक्टिस का शौक़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में ही हम 3-4 लोग ऐसे थे जो हकीम साहब के नाम से जाने जाते थे। इन लोगों को दिलचस्पी है और ये हकीम है। जबकि हम एलोपैथी का भी नॉलेज था अल्हम्दुलिल्लाह हमको, और जैसा मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 4th ईयर में मैंने टॉप भी किया था। वो मेडिसिन लाने बरहानपुर जाया करता था। उधर से मेडिसिन लेकर वापस आ रहा था मैं, तो इत्तेफाक से बस में था मैं, तो बस और ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें मैं फ्रंट की 2nd सीट पर था। मेरे सामने जो खातून वगैरह थी वो जगह पर ही इंतकाल हो गया था उसका। और मेरा जहाँ तक मुझे याद है एक पैर तो मेरा फ्रैक्चर हो ही गया था, लेकिन कुछ बच्चे दबे हुए थे। तो मैंने फिर वैसी ही हालत में वो बच्चों को निकालने की कोशिश किया, तो शायद दूसरा झटका मुझे कब लगा पता नहीं, तो वो दूसरे झटके में ही मेरा दूसरा पैर भी फिर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो बच्चे थे वो उनको कम से कम हमने बचा लिया था। बाद में फिर जब नीचे उतारा गया तो उधर से दूसरी बस आ रही थी, तो मरहूम अब्दुल सादिक कुरैशी साहब ये वो दूसरी बस में थे। उन्होंने मुझे देखा तो, और बहुत सारे लोग जानते थे कि डॉक्टर है, उन्होंने देख करके फिर फ़ौरन मेरे को रिलीफ मिली। अब वहाँ से फिर हम लोग हॉस्पिटलाइज किए गए, और बरहानपुर का जो सिविल हॉस्पिटल है, नेहरू हॉस्पिटल, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर एडमिट किया गया। वहीं पर मेरा प्लास्टर वगैरह हुआ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी घबराया नहीं, क्योंकि अब ये ऐसे हादसा तो होते रहते हैं। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने दोबारा खड़ा कर दिया पैरों पे। तकरीबन 6 महीने मैं बेड रेस्ट पर रहा। 6 महीने बाद वापस फिर मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे मामूल के। जी, बुरहानपुर में हो गया था पूरा इलाज उसका? हाँ, इलाज तो बुरहानपुर में पूरा हुआ था, लेकिन एक पैर वो जॉइन नहीं हो पाया था। अच्छा। जिसके नतीजे में बाद में फिर औरंगाबाद वगैरह में जा कर के फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट किया। एक वो लंबी दास्तान है, लेकिन बहरहाल वो 6 महीने पूरे लग गए थे उसको ट्रीटमेंट के लिए। फिर मैंने बाद में प्रैक्टिस फिर घर पर ही शुरू किया, जहाँ भी फ़िलहाल मेरा दवाखाना है वहीं पर मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह
लोगों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा, लोगों ने भरोसा किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा करते हैं और लोगों को इत्मीनान है कि यहाँ हमारा सही इलाज होता है। दूसरा एक्सीडेंट तो अभी अभी हुआ था, वो कैसे जी। हुआ था? हाँ, दूसरा एक्सीडेंट जो हुआ वो चूँकि मैंने बताया कि पहले से ही जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रहा है, तो 84 से ही मैं जब यहाँ आया तो जब ही से मैंने जमात इस्लामी इनसे अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया था। 90 में SIO का भी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र रहा। SIO का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 साल तक मैंने किया। इसी दौरान में भी कुछ उतार चढ़ाव आए, जमात के कुछ लोगों से इख्तिलाफ, जमात से तो कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा, जमात इस्लामी के किसी एक काम से भी इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन जमात के कुछ लोगों से इख्तिलाफ हो गया था। उसकी असल वजह थी ये उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, जो आज भी कुछ लोग अपने मफाद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आज भी हमारी ख्वाहिश ये है कि इस गर्ल्स स्कूल को, चूँकि इसको जमात इस्लामी हिंद ने और उसके ज़िम्मेदारों ने शुरू किया था, तो मैं चाहता हूँ कि फिर से ये वापस ये ऐसे ही नेक लोगों के हाथ में ये इदारा वापस पहुँचे। अब जो लोग अपने मफादात उससे वापस किए हुए, उनसे भी पूछना चाहिए कि ये इदारा किसने कायम किया था। वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहेंगे कि ये इदारा भी जमात इस्लामी ने कायम किया था, फिर वापस क्यों ना जमात इस्लामी को दिया जाए। तो बहरहाल मैं जमात इस्लामी हिंद के लिए पहले भी कोशिश करता रहा, आज भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने जिस एक्सीडेंट का जिक्र किए, तो ये एक्सीडेंट एक हॉस्पिटल हम लोग खोलना चाह रहे थे, पीपलगांव राजा। अच्छा। तो उसके कलेक्शन के लिए जलगांव जामुद में गया था। तो जलगांव जामुद से वापस आते वक्त एक बहुत ही तेज़ रफ्तार नौजवान मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, मैं भी मोटरसाइकिल पर था, बाइक पर था मैं भी। तो मैं समझ गया कि ये मुझे उड़ा देगा, तो मैंने मेरी अपनी बाइक पूरी नीचे उतार ली। लेकिन वहाँ आकर भी उसने, वो चूँकि शराब पिया हुआ था, तो वहाँ आकर के उसने डायरेक्ट मेरा जो राइट लेग है उसकी माडी पे उसने टक्कर मार दी, तो जगह पर ही वो टूट गया था और मैं वहाँ पर फिर बेहोश हो गया था। बहरहाल मुझे लेकिन इस बात की खुशी हुई कि पहला एक्सीडेंट जो था वो एक हलाल काम, यानी हलाल रोज़ी के लिए मैं जा रहा था, अल्लाह ताला ने मदद की। दूसरा ये जो एक्सीडेंट मैं बताया आपको कि ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि नेक काम की वजह से मैं वापस आ रहा था नेक काम करके, तो अल्लाह ताला ने मदद किया उसमें और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आज मैं वापस चल फिर ले रहा हूँ, जो काम दूसरे नहीं कर पा रहे वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेता हूँ उसमें। तो ये जो हिम्मत है ये वाली, जी, ये जो हौसला है, तो ये कहाँ से आई है? मतलब तो देखिए ये तो सबसे पहली बात ये है कि मैं तो इसमें हर इंसान को ये, और ख़ास तौर पर जो लोग दीन का काम करते हैं, उनको ये नसीहत करना चाहूँगा, अपने मालिक पर, अपने रब पर मुकम्मल एतमाद करते हुए हर काम को अंजाम दें और इस उम्मीद पर आप काम करें कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके शामिल हाल रहेगी और आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने अगर लिखा है तो इसमें आप कामयाब होंगे, अगर नहीं लिखा है तो आप लाख कोशिश कर लें, अल्लाह ताला ने नहीं लिखा है तो आप कामयाब नहीं होंगे। इस यकीन के साथ आपको काम करना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में एक बात जो मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा वो ये कि आप जितने नेक काम करना चाहते हैं तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और इस काम से मिल्लत को और आपकी अपनी ज़ात को, आपकी फैमिली को यकीनन इससे फ़ायदा पहुंचेगा। और जो लोग रुकावटें डालते हैं तो उनका काम ही रुकावट डालना है। लोग जो रुकावट डालते हैं उनका नेचर वो बदकिरदारी होता है, वो बैड कैरेक्टर लोग रहते हैं, वो मफाद परस्त रहते हैं, लिहाजा आपके किसी भी अच्छे काम को वो पसंद नहीं करेंगे। तो बहरहाल हर अच्छे काम के अंदर रुकावट आती है, तो ये रुकावटें दूर होती है। मैंने अपने ज़ाती कामों का भी जिक्र मैं कर दूं,
मैं यहाँ पर कारोबार, मेरा तो दवाखाना था, लेकिन मैंने साइड बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, प्लाटिंग वगैरह का काम शुरू किया। तो जब मैंने एक खेत लिया तो लोगों ने कहा कि आपने तो हमारा कब्रिस्तान तोड़ डाला। और इस कब्रिस्तान के केस को मसनवी बनाया गया, और बाद में जिन लोगों ने इस केस को उछालने की कोशिश की वही लोग मेरे पास आते रहे कि हम इसका सेटिंग कर देते हैं। किसी ने 50,000 का डिमांड किया, किसी ने 1 लाख का डिमांड किया। ब्लैकमेलिंग की मतलब? ब्लैकमेलिंग उन्होंने करने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा, तुम जिस शख्स से बात कर रहे हो ये नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे कुत्तों को छिचड़े नहीं डालेगा। तो वो आज तक नारा दे, उनका हश्र अगर मैं बताऊं आपको तो 1 घंटा लग जाएगा उसमें। लेकिन आज भी वो लोग जो मेरे इन नेक कामों के आड़े आए हुए हैं वो अपने अंजाम को तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह आखिरत में, लेकिन यहाँ पर आज भी वो परेशान है। इस तरह और कई काम हैं जो लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की। बहरहाल लेकिन आगे बढ़ते इस उसूल को लेकिन जहन में रखना चाहिए कि बुरे ने आपसे डरना, आप बुरे से कभी ना डरे। इस उसूल को आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी कोई रुकावट नहीं आएंगी। किसी रुकावट को रुकावट आप नहीं समझेंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, बुरे ने हमसे डरना, क्योंकि हम हक पर है, नेक काम कर रहे हैं हम, तो बुरे ने हमसे डरना, बुरे से कभी नहीं डरना। मैं पूरी मिल्लत को भी मैसेज देना चाहता हूँ। ये पूछिए, आप क्या बोले? तो आखिरी सवाल समझ लेते इसको। जिंदगी का जो अब बहुत सारे दौर गुजरे जिंदगी के, बचपन से लेकर मतलब अभी तक के, इसमें सबसे मुश्किल दौर कौन सा था और कैसे निकले थे उससे फिर बाहर? हाँ देखिए, अब वैसे तो जैसा मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक मस्जिद की तामीर का, एक कब्रिस्तान का, पूरा शहर एक तरफ और मैं और मेरी पूरी फैमिली एक तरफ। फिर ऐसे भी हालात आए हैं कि लोग जो है तो बस ये देखकर, साहब ये हमारे सामने का बच्चा है और कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, वो बड़ा तासुब था उनके दिल में और उसका एहसास हमको था। अब यहाँ पर मेरे जो चचा मरहूम वगैरह जो थे वो भी ऐसे हालात में ज़रा थोड़ा सा मुझे नसीहत करते थे, बेटा ज़रा थोड़ा सा इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, ज़रा इनसे मिल लो। तो मैं उनको यही जुमला कहा करता था कि ये लोगों का मिजाज अलग है। ये लोग इस मिल्लत को भी डुबाना चाहते हैं और ये लोग हमको भी उनके साथ इसलिए मिलाना चाहते हैं कि वो जैसे खोटे काम करते हैं हम भी करें। लेकिन मैंने कभी भी इनसे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर तो वही गुज़रा है। फिर ये कि एक मर्तबा तो एक बिरादरी है, उसी के साथ मेरी झगड़ा जिसको कहना चाहिए वो हो गया। वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि मुझे बताया गया कि तुम्हारे चचा जिन्होंने तुमको पाला पोसा उनको किसी ने थप्पड़ मार दिया। तो मैं जा कर के उनसे बात करने लगा तो वो तकरीबन 60 के आसपास लोग वो मुझे मारने आए। लेकिन अल्लाह ताला की उस वक्त कुछ और मर्जी थी। उस वक्त मेरे हाथ में जो कुछ भी आया, आसारी वगैरह थी, तो वो मुझे चूँकि हुनर याद थे, मार्शल आर्ट वगैरह कुछ सीखता था मैं, तो उस वक्त मैंने वो जो पैतरे बताया तो उसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने पासे ही पलट गया। और बहरहाल वो थे ऐसे ये कुछ हालात। और भी बहुत सारे ज़िंदगी में हालात आए हैं। एक वक्त का थोड़ा सा जिक्र करते चलूँ, जैसा मैंने कहा कि हर नेक काम के अंदर रुकावटें डालने की लोगों ने कोशिश की। मैं अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए निकाह सानी करना चाहता था। अब निकाह सानी के लिए जैसे मैंने कोशिश शुरू की तो क्या अपने यार क्या पराए, सब ने उसमें मुखालिफत की। अब ये अलग बात है कि मैं लोगों को समझा नहीं सका उस वक्त, लेकिन चूँकि
मेरी एक ज़रूरत थी, वो पूरी करने के लिए मैं बराबर चक्कर काटता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक वक्त आया कि निकाह सानी भी मैंने कर लिया। लेकिन वो भी दौर बड़ा अजीब गुज़रा है। उस दौर में भी लोगों ने सख्त मुखालिफत की कि भाई एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी की क्या ज़रूरत है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत हुई थी कि भाई मुँह बोले बेटे कि मुतल्लिक़ा से कैसे निकाह कर सकते हैं। तो जब मैंने निकाह सानी किया तो उस वक्त दूसरे निकाह को मायूब समझा जाता था। और जहाँ भी मैं रिश्ता लेकर जाता था मुझसे सबसे पहला सवाल किया जाता था, पहली बीवी को मार डाली कि नहीं, या पहली बीवी को तलाक दी है या नहीं। तो बहरहाल लेकिन वो उस वक्त भी मुझे ज़रूरत थी मेरी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए कि हर अच्छे काम में लोगों का काम है रुकावट डालना, और आपका काम है अल्लाह तबारक तआला के भरोसे पर उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करना। आप कोशिश करेंगे, अल्लाह की ताईद मदद नुसरत शामिल हाल रहेगी, और सारी रुकावटें एक वक्त ऐसा आता है कि दूर हो जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला ने जो लिखा वही कुछ होना है। हम तकदीर पर भरोसा करते हुए चलें और अल्लाह ताला से दुआएं वगैरह भी करते रहें। बहरहाल इस दौरान में अब चूँकि मैं भी एक इंसान हूँ, बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होगी, बहुत सारे कुछ ज़्यादतियाँ भी मेरे तरफ से हुई होंगी। तो बहरहाल जो ज़्यादती है उसका एहसास मुझे है। जो कुछ भी किसी के साथ अगर कहीं कुछ गलत अगर किया होगा तो मुझे जैसे याद आता है माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से जमात इस्लामी हिंद ने जो तरबियत की उसी के मुताबिक हक काम करने की कोशिश करते रहता हूँ, और दीन को अव्वलियत दे करके तो हर काम में करने की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा मैसेज आज के नौजवानों के लिए आखिर में देखिए, हम हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे नसीहत करना चाहूँगा कि बेटे हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इसको हम तन्हाई में बैठकर मालूम करने की कोशिश करें कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, और फिर ये कि वो ज़िम्मेदारी को हम कैसे अदा कर सकते हैं, उससे कैसे सुबकदोश हो सकते हैं, कैसे हम अल्लाह तबारक तआला की रज़ा हासिल कर सकते हैं, आखिरत में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। जो लोग अपनी आखिरत की फ़िक्र करते हैं उनकी दुनिया कभी ख़राब नहीं होती। लिहाजा हमको ख़ास तौर पर इस बात पर मुतमईन हो जाना चाहिए कि दुनिया बक़द्र मुक़द्दर मिलना ही है, लेकिन आखिरत ये हमारी अपनी मेहनत और कोशिशों पर मुनहसर है। अगर आप दुनिया में कुछ ना करें तो आपको जितनी चीज़ें मिलना है सब मिलेगी, लेकिन अगर आखिरत के लिए कोशिश ना करें तो वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कोशिश ना करें तो भी सब आपके नसीब में जो लिखा वो मिल के रहेगा, लेकिन वहाँ के लिए कोशिश ना करें तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को ज़हन में रखें, आखिरत के लिए कोशिश करें। और एक बेहतरीन प्लेटफार्म हमारे लिए है जमात इस्लामी हिंद, जो हर शोबे में रहनुमाई भी करता है। जमात इस्लामी हिंद न सिर्फ ये कि आपके आखिरत की फ़िक्र आपके अंदर पैदा करती है, बल्कि यह एहसास भी पैदा करती है कि आप दुनिया के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं, और ऐन अंबियाई मिशन के मुताबिक ये तहरीक काम कर रही है। लिहाजा मैं ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि जमात से वाबस्ता हो जाए। उनकी उम्र अगर नौजवानी की है तो यूथ विंग वगैरह अभी जो है उसमें शामिल हों, तालिब इल्म हैं तो एसआईओ में शामिल हों, हमारी बेटियां हैं अगर तालिबात हैं तो जीआईओ में शामिल हों। अपने बच्चों की भी हम फ़िक्र करें, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको सीआईओ वगैरह के अंदर भेजें, और ख़ास तौर पर कुरान से अपने बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल के अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो- अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे हमारे आज के पहले मेहमान, मेरे वालिद जनाब डॉक्टर शेख यासीन साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगले इंटरव्यू के अंदर मुलाकात होगी एक और पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, क्या इसके अंदर आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ों की आपको कमी महसूस हुई, ताकि हम अपनी इंटरव्यूज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू के अंदर बहुत जल्द। फिर मुलाकात होगी आम लोगों की खास बातें में।